नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन सोल्व कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 का सामाजिक विज्ञान वाला पेपर। कल अपन ने लास्ट 30 क्वेश्चन देखे थे। आज बचे हुए 30 क्वेश्चन को देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जन स्वास्थ्य के पहला 61 नंबर क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपगम किसे कहा गया है। तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपगम किसे कहा गया है, तो देखते हैं। 4 ऑप्शन है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इसमें राइट आंसर रहेगा तीसरा क्यों रहेगा? जन स्वास्थ्य क्षेत्र कोस्टा रिका का मतलब ये है कि सैन्य बल सेना को न रखना और वो पैसा जो बचे तो वो जनता की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाए। ये कोस्टा रिका उपगम का आशय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन पे 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। अब ये विशाखा निर्देश क्या है? ये विशाखा निर्देश है गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर और 3 वैवाहिक संबंधों में और 4 सड़कों पर। तो इसका अर्थ है कार्यस्थलों पर। तो क्या मतलब हो रहा है इसका? सीधा सा 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने एक विशाखा निर्देश करके एक अधिनियम बनाया था। तो महिलाओं को जो कार्यस्थल पर जो शोषण होता था, उनका यौन शोषण या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, तो उसके लिए 1997 उच्चतम न्यायालय ने एक कानून बनाया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ के लिए बनाया था? वो कार्यस्थलों पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। ठीक है, उसके लिए बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करते हैं? ये नागरिक शास्त्र वाले पोर्शन से क्वेश्चन है। बात करते हैं कौन करते? विधानसभा के सदस्य नहीं करते हैं, संसद के सदस्य ये भी नहीं करते हैं। कौन करते? केंद्र सरकार ये करती है। केंद्र सरकार ही राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्र सरकार करती है किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति और नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल वही व्यक्ति होता है जैसे कि केंद्र में, देश के अंदर राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है लेकिन कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। 64 नंबर क्वेश्चन की 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो देखिए इजी क्वेश्चन ही है एक तरह से। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है? जो ग्रामीण के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, पटवारी खेती बाड़ी ज़मीन का काम देखता है, तो ये ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। और नगर निगम बोर्ड काउंसलर, इस पे बाद में सोचते हैं। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये भी ग्रामीण से जुड़ा हुआ है। और लेखपाल भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन नहीं है? नगर निगम बोर्ड काउंसलर। तो इन्होंने पूछा गया है नहीं है, निम्न से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो नगर निगम बोर्ड काउंसलर यानी 2 ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर। बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। What are D.K. Basu guidance which were laid down by the Supreme Court of India? यानी भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु निर्देश क्या है? D.K. बासु निर्देश? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश ये नहीं है। एक एक क्वेश्चन को शुरू से ही समझते चलते, ये नहीं है।
कार्यस्थल पर यौनपूर्ण के डी.के. वासु रिलेट नहीं करते। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को हानिकारक रोजगार से बचाव के लिए निर्देश, ये भी नहीं है। तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, ये भी नहीं है। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश है। तो डी.के. वासु निर्देश गिरफ्तारी के समय या नज़रबंदी और पूछताछ के समय पुलिस कस्टडी में जो मुलजिम रहता है उसके पुलिस के द्वारा पालन किए जाने वाले प्रक्रियाओं के जो जुड़े हुए निर्देश है, नियम कानून है, उससे रिलेट करते हैं डी.के. वासु निर्देश। ठीक है, तो इसका 65 का आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ दिस कैटेगरी। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकारता? अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियाँ। तो ये शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों से अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है। देखो, जो जातियाँ अनुसूचित जातियाँ हैं, मतलब एसटी के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो हमेशा वनों में रहते हैं और वन में ही अपना जीवन पालन करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अधिकार कानून 2006 बनाया था। तो इसमें लोग रह सकते हैं लेकिन उस पर अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक कानूनी रूप से एक उनको क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है ताकि उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न की। 67 नंबर का क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स हिज। देखो, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न बनता ही है। तो कल मैंने बात की थी कि फर्स्ट सोर्स वह होते हैं जिनसे हमें डायरेक्ट जानकारी मिल रही है, और सेकंड सोर्स ये होता है जिससे हमें किसी के माध्यम से जानकारी मिल रही है। वो बुक हो सकती है, कोई अभिलेख हो सकते हैं, या किसी अन्य सोर्स से हमको जानकारी मिल रही है। तो भारत का संविधान तो ये नहीं है, क्योंकि तो डायरेक्ट ही है। जनगणना रिपोर्ट ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट जानकारी मिल रही है। जन्म मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड ये भी नहीं है। हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के सेकेंडरी सोर्स होगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि बुक एक सेकेंडरी सोर्स है। जो घटना हुई थी वो मुख के माध्यम से हमको मिल रही है, इसलिए इट्स ए सेकेंडरी सोर्स जानकारी मिलने का। ठीक है, बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन का। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स बिलो। नीचे दो कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। ठीक है, और बी स्टेटमेंट है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। देखो, परीक्षाएं ना तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित की जाती है, ये राइट है। कृत्रिम परिस्थिति हैं, ना कि व्यक्तिगत। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कृत्रिम सुविधा है, ना कि इंडिविजुअल किसी बच्चे के लिए। ठीक है, और दूसरा है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। यानी स्मृति परीक्षण है तो दूर दक्षताओं के परीक्षण के जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान के जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, उसको कम करता है दूर दक्षता का परीक्षण के द्वारा। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो क्या होगा, दोनों कथन ए और बी सही है। बोथ स्टेटमेंट ए और बी इज ट्रू। ठीक है,
69 नंबर क्वेश्चन है, द मेन ऑफ सोशल साइंस टीचर शुड बी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, और फोर्थ समाज में यथाशक्ति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थी को तैयार करना। तो जहाँ सभी नियम का है तो यहाँ ये तो फोर्थ तो होगा ही नहीं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन के देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को देख लें। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा को जागरूक करना, ये भी नहीं होगा। और शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, जहाँ मेमोराइज की बात हो जाती है पेडागोजी के अंदर, तो वो तो होता ही नहीं है। तो बचा दूसरा, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना एक सामाजिक विज्ञान टीचर की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। टू डेवलप एंड अवेयरनेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी, है ना। सभी तत्व जो एक्टिविटी जो समाज को निर्माण करने में और कनेक्शन करने में, यानी समाज के संबंधों को बरकरार रखने के लिए उसका बोध कराता हो, वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के एक मेन अहम उद्देश्य होना चाहिए। तो 69 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन द सोशल साइंस इज द। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य तो पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमता का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ये नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, वर्गीकृत और चिन्हित करने की बात आएगी तो ये तो हो ही गई नहीं। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, ये भी नहीं है। अब बचा एक ही है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत है। तो सामाजिक विज्ञान आकलन का मूल्यांकन करके असेसमेंट करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, उनको शिक्षार्थियों को एक फीडबैक देना तथा मानक स्थापित करना, मानक नियम है उनको स्थापित होता और जिनको पाने के लिए प्रयासरत। तो फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। फिल्म कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोजिक टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है फिल्मों को शैक्षणिक उपकरण के रूप में, फिल्मों को क्यों उपयोग किया जा सकता है? तो ये आगे फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं। फिल्में कक्षा में भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, सही बात है। ये पिक्चर दिखा के बाहर के वातावरण को कक्षा में ला सकते हैं, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। फिल्में अनदेखे अनसुने संदर्भ को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, बिल्कुल कल्पना शक्ति बढ़ाती है। तो बी स्टेटमेंट भी राइट होगा, ठीक है। तीसरा, फिल्में ऐसे कहानियाँ, संबंध और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, बिल्कुल। फिल्में कहानियाँ कहीं ना कहीं इंसान की आम जिंदगी से ही जुड़ी रहती है लेकिन हमको पता नहीं रहती है, तो उसी से भी कनेक्ट करती है। और डी ऑप्शन है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक ही तरीके से नहीं, अगर मल्टीपल तरीके से बात की जाती तो ये ऑप्शन भी राइट होता। तो यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर है फर्स्ट ए बी सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन ए क्लासरूम।
कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? कौन सही है भाई? इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बी स्टेटमेंट है, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया। और सी स्टेटमेंट है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थी में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसमें एक सहायक सामग्री है लेकिन सिर्फ अवधारणा के लिए नहीं है, तो इसे डी ऑप्शन नहीं होगा। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं होगा। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, और भी इसमें रीजन होता है, तो ये भी नहीं है। तो प्रश्न देख लेते हैं एक बार फिर से। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ निकले कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें मानचित्र एक सामाजिक और राजनीतिक निर्मित है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। बी सी डी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। In an effort to connect learning with learner's life, the social science teacher needs शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? फर्स्ट है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करे। और बी स्टेटमेंट है, कक्षा में शिक्षार्थियों के उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। और सी स्टेटमेंट है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे। तो इसमें कौन सा है? फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादन यानी जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें, तो ये बात सही है। विषय वस्तु के साथ अगर सांस्कृतिक चीज़ें भी अगर जानबूझ के या कैसी भी तरह जोड़ी जाए तो ये बात राइट है। ठीक है, और कक्षा में शिक्षार्थी उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करें। नहीं, पारिवारिक मामले में उनके निजी मामले में दखल देना गलत है, ये नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चों को महत्व देना है, ठीक है, बच्चों के विचारों को महत्व देंगे तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ए और सी सही है। तो ए और सी किस में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ए एंड सी और करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन का। वर्ल्ड टीचिंग हिस्ट्री जेनोलॉजी चार्ट इज यूज टू। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली पढ़ाते समय चार्ट का प्रयोग क्यों होता है भाई? इसमें फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, ये सही बात है। चार्ट एक सीरियल वाइज बना दिया जाता है किसी साम्राज्य वंश का वर्णन करने के लिए, है ना? ठीक है। बी ऑप्शन है, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तो शो सीक्वेंट एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, उनके फंक्शनल और रिलेशनशिप को एक सिस्टमेटिक तरीके से दर्शाने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और डी स्टेटमेंट है, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। स्थान से कोई मतलब नहीं वंशावली चार्ट का। ठीक है, तो ऊपर के ए और बी सी सही है, तो पहला ये आ जाएगा फर्स्ट, ए बी तथा सी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए बी एंड सी आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
75 नंबर क्वेश्चन, word adaptation in the teaching learning process such as social science teacher make well engaging with the learners who are visually challenged। मतलब दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण आदि के प्रक्रिया के में अनुकूलन करना चाहिए। यथोचित भ्राम, फर्स्ट ऑप्शन है, यथोचित भ्राम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। बी स्टेटमेंट है, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्य पत्रों का प्रयोग करना। सी स्टेटमेंट है, मौखिक संकेत द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। और डी स्टेटमेंट है, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाले सामग्री को शामिल करना। तो क्या करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों के साथ? तो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते समय ना यथोचित भ्राम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना बिल्कुल राइट बात है ना। प्रॉपरली रुकना, उनको समझाना, इस चीज़ को साथ में लेके। बी स्टेटमेंट है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों को प्रयोग करना। जब बच्चों को दिखाई नहीं रहा है तो आकर्षक दृश्यों को दिखाने से क्या फायदा है। तो जो बी स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। और सी है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। ठीक है, मौखिक बातें बताना दृष्टिबाधियों के लिए है क्योंकि वो सुनते ही हैं, देख नहीं पाते हैं। डी है, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाले सामग्री को शामिल करना। टेक्सटाइल शब्दों को स्पर्श करा के उनको बताना। ठीक है, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी लिपि का यूज किया जाता है? ब्रेन लिपि का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ए सी डी सही। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन ए सी डी ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। कंसिडर द स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार कीजिए। ये एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी स्टेटमेंट है, ये शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। ये पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है। ये स्वनिर्मित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो देखते हैं फिर से, ये एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि मतलब है ना, प्रोजेक्ट कार्य योजना पर क्या है, तो ये बिल्कुल एक उपयुक्तवादी है। इज इंस्पायर्ड बाय प्रैग्मैटिक प्रोस्पेक्टिव, उपयुक्ता है इसकी प्रोजेक्ट विधि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी स्टेटमेंट की तरफ, ये शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। इस्ट टर्न्स लर्नर्स इनटू ए डिस्कवर, बिल्कुल किसी प्रोजेक्ट पर अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में खोजबीन करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो एक शिक्षार्थी को एक खोजी बना देती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है सी है, ये पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है। नहीं, ये शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, छात्र केंद्रित भी है। शिक्षार्थी भी, टीचर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये सिर्फ शिक्षक केंद्रित नहीं है, छात्र केंद्रित है। ये स्वनिर्देशित करिकुलम द्वारा अधिगम को मानती है। तो ये स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा मतलब स्वयं के निर्देश, आप इट अलाउ लर्नर्स थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, स्वयं के मन में क्या रहा, अंदर से क्या प्लानिंग चल रही है, उस पर बिल्कुल डिसीजन लेती है। तो ए बी डी। ए बी डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, ए सोशल साइंस टीचर विलिंग टू इंक्वायर विद ए कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव वुड व्यू द लर्नर्स एस, मतलब अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप से देखेगी। ठीक है, किस रूप से देखेगी,
ये 4 ऑप्शन दे रखे। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के उत्सुक, बिल्कुल, जो अन्वेषण करने वाले, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं, तो वो जो उत्सुक रहेंगे वही अन्वेषण की बात करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ए स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, बिल्कुल, जो सोर्स है उससे कल्पना करना है क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो बी स्टेटमेंट भी इसे करेक्ट है। ठीक है, और फिर तीसरा है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर जो कोशिश करते हैं, तो वो एक अच्छे अन्वेषणकर्ता होते हैं। सी भी राइटिंग है। डी ऑप्शन है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, स्थगित नहीं बल्कि लागू करने वाले होते, तो ये राइट होता है, इसलिए डी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें तीनों सही होगा, ए बी सी, दूसरा ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए बी एंड सी ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हेल्पफुल टूवर्ड्स मेकिंग सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव। पेडागोजिकल क्वेश्चन है सोशल साइंस का। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है, कौन सा सहायक हो सकता है इसमें, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट है ये फोर्थ, 4 स्टेटमेंट दे रखे, कौन कौन से हो सकती हैं देखते हैं। फर्स्ट है पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। ठीक है, अब पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से क्यों जोड़ना है, क्योंकि देखो पाठचर्या बालक का निर्माण कहाँ होता है, स्कूल में होता है। तो स्कूल में बालक जैसी शिक्षा ग्रहण करेगा वैसे ही समाज में वो परफॉर्मेंस करेगा। तो इसलिए पाठ्यचर्या में भी जेंडर से संबंधित जुड़े हुए विवाद, जो जेंडर की जो रूढ़िवादिता, अगर उसको जोड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ये देखते हैं, ये नहीं हो। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, एक निश्चित शिक्षण शैली नहीं हो, मल्टीपल शिक्षण शैली, बच्चों को किस किस तरह समझ में आ रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। कोई बच्चा एक ही बार में समझ जाता, कोई बच्चा 2 बार में समझता, कोई बच्चा 3 बार में, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ आता है, तो इसलिए मल्टीपल तरीके होना चाहिए। तो बी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रशंसकों के लिए, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, जहाँ विभिन्नता की बात आ जाती है तो वो सही है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट भी राइट है। और डी स्टेटमेंट है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, एक ही परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसमें कौन सा है, ए और सी सही है, तो सेकंड ऑप्शन में केवल ए और सी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते 79 नंबर क्वेश्चंस, वाई शुड स्टूडेंट्स लर्न टू बी क्रिटिकल, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए विवेचनात्मक, तो इसमें इन्होंने दे रखा है। फर्स्ट है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, ये नहीं होगा, क्योंकि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी देने के लिए ही विवेचनात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ अच्छे काम के लिए होना चाहिए, हमेशा दोषों को थोड़ी देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, तो ये भी नहीं होगा।
ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। जहाँ खुद पे काम करने की बात आ जाती है वो ऑप्शन हमेशा राइट ही होता है। तो तीसरा इज राइट आंसर। एक रूप समशील दृष्टिकोण को कद्र करने के लिए एक रूप सिंगल एस्पेक्ट नहीं हो सकता, मल्टीपल की बात की जाती है तो बात होती है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। टू अंडरस्टैंड हाउ इशू आर रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ्स। ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं विश्लेषणात्मक सोच के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द एग्जाम्पल दैट रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मतलब निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए। नंबर फर्स्ट है, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलेन एक गरीब परिवार का बस्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तीसरा है, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वे समाज के खास समुदाय से आता है। तो जहाँ सामाजिक बात आ जाती है तो वो तो उसको तुरंत देखते ही गलत कर दो। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता को हिंदी बोलती है। तो दोनों को अलग अलग दोनों भाषाएं आती है तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, क्योंकि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता को हिंदी अच्छी आती है। तो विविधता को दर्शा रहे हैं दोनों, लेकिन विविधता के होते हुए भी दोनों एक है। एक को बांग्ला अच्छी आती तो वही दूसरे को आती है, विविधता है, डाइवर्सिटी है। ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में देख ले, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो दोनों के स्कूल जाने की बात हो रही है तो इसमें डाइवर्सिटी नहीं है। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन को परिवार बहुत अमीर है। तो यहाँ भी एक परिवार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ टू एस्पेक्ट की बात हो रही है। तो ठीक है, जब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चंस। 81 नंबर क्वेश्चंस है, सोशल साइंस एक्सक्यूशन ट्रिप इन ए स्कूल इन्वॉल्व्ड ए विजिट टू जीरो बोम्बडिलिया नमडेप्पा नेशनल पार्क तवंग एंड लेसनिंग विलेज ऑन द बिस मीडियम कोड यू आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क द टू स्टेट्स दे हैव विजिटेड। मतलब है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोम्बडिला नमदपा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। समझ पे आधारित क्वेश्चन है। ये किस पे, ये मानचित्र पे की समझ पर आधारित क्वेश्चन है। तो किस आधार पर कहेंगे, तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, तो इसलिए देखते हैं। पहला, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर है, ये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये जगह इन जगह ये ऊपर दी हुई जगह है ना, इसमें मिजोरम में मेघालय पे नहीं है। ठीक है। दूसरा है, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर एक मानचित्र पर, ये शायद हो सकता है। नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर, ये नहीं होगा, ये तीसरा होगा। यानी एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोम्बडिला नमदपा राष्ट्रीय उद्यान और तवांग तथा लिसोंग गांव को शामिल किए गए। तो ये दोनों ही मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर में के स्थान पर होंगे। ठीक है, ये उसमें अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर पर है जो कि मानचित्र में दर्शाया गया है। तो इसे थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। 82 नंबर पेडागोजिकल क्वेश्चन आए। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापक को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर, है ना। क्या क्या एस्पेक्ट है इसमें भाई। फर्स्ट है, शिक्षार्थियों को दूसरों को स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए नहीं, शिक्षार्थियों को दूसरे, देखो प्रश्न को दोबारा समझते हैं। सामाजिक विज्ञान
की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के प्रोत्साहित करती, केवल इसको छोड़कर। मतलब 3 चीज़ें करती है, केवल एक को छोड़कर। तो कौन सा? शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए। तो ठीक है, स्वयं को खोजने की बात आ रही है, तो ये प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसमें अपने को कौन प्रोत्साहित नहीं करती, वो ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे सभी बेहतर बन सके। सभी बेहतर बन सके ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए भेद स्वीकार करना। एप्रिशिएट करना एक बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसा करना और उस कार्य की सराहना करना और उसको आगे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करना, ये एक अच्छी चीज़ है, ये प्रोत्साहित वाली बात है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थिति में उपयोग करने के लिए अवसर देना। बिल्कुल, अवसर देना एक प्रोत्साहित वाली बात ही होती है। ठीक है, फोर्थ भी सही है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने ये पूछा था केवल इसको छोड़कर, तो दूसरा ऑप्शन हमको कम प्रोत्साहित करने वाली बात लग रही। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए, समान उत्तर तो एक मेमोराइजिंग वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्या मतलब है? निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है जेंडर? देखो, हर एग्जाम में जेंडर रूढ़िवादिता से एक नए क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ समझ लेते हैं जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है। जेंडर रूढ़िवादिता ये है कि जैसे पहले होता था लड़का लड़की या महिला पुरुष, यानी महिलाएं यही काम करेगी, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, घर के काम करेगी, बाहर के काम नहीं करेगी। एक रूढ़िवादिता बनी हुई थी, और पुरुष बाहर के काम करेंगे, तो एक सी धारणा बनी थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस रूढ़िवादिता को समाज से समाप्त करने के लिए ये सब पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाता है और लोगों को जागृत किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे यही है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता का कौन उदाहरण नहीं है? तो आइए देखते पढ़ते हैं। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कों को की जाती है, तो ये तो है भाई, है ना। और सेकंड ऑप्शन, सिर्फ लड़कियों को कक्षा को बोर्ड सजाने के लिए क्या? सिर्फ लड़कियों को, जहाँ सिर्फ बात आएगी वहाँ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि लड़के कक्षा कर चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी दोनों की बात की जा रही है, दोनों को सहभागिता की प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। और चौथा भी देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में अलग अलग बैठाने की बात हो ही नहीं सकती है। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों को सहभागिता दी जा रही है। 84th नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर। इफेक्टिव टीचिंग आप कैसे कर सकते हैं? समाज विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना भी है, साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, और ही है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, और डी है स्रोतों को ट्राई एगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो देखते हैं फिर से, अतीत एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। अतीत की सांस्कृतिक प्रथाओं को नहीं रख सकते हैं, बना के रखना, लेकिन कुछ इसमें रूढ़िवादिता भी होती है, तो इसलिए इसको सभी को नहीं आएगा। अगर कुछ डिसाइडेड सांस्कृतिक प्रथाओं की बात की जाती तो ये भी होता। ठीक है, और बी स्टेटमेंट है साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो। ठीक है, तो समालोचनात्मक विश्लेषण करने हैं तो वो चाहे कितनी भी पुरानी होती, ये स्टेटमेंट सही होगा।
बी सही होगा। और सी है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, गैर शाब्दिक, ये नहीं होगा। डी है स्रोतों के ट्राई एग्लेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। डी होगा, ट्राई एग्लेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना होगा। तो अब देखिए इसमें बी और डी किस में है, बी और डी तीसरे में है, यानी बी एंड डी ओनली इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑन सोशल जजेस इन ए क्लासरूम कैन वी इनकरेज वाई। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय के द्वारा के प्रति संवेदनशीलता को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, इस बात को ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय को कैसे संवेदनशील तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है, देखते हैं। पहला है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। सिर्फ कहानियों के आधार पर नहीं बात बनेगी, उसके कुछ तथ्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरणों के रूप में देखकर, जिस पे आगे गौर करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा में शामिल करके। और डी ऑप्शन है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो देखो, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो ए भी राइट होगा। और बी होगा भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ये भी सही होगा। और सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके, तो कक्षा में चर्चाओं को शामिल करके, तो ये भी संवेदनशील न्याय दिलाने में कारगर रहेगा। और कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत जहाँ शारीरिक दंड देने की बात आ जाती है, वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाता है। तो इसमें तीनों ऊपर के सही है, ए बी सी सही है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वो ट्राई टू, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, क्या प्रयास करेगा इतिहास शिक्षण शास्त्र। फर्स्ट है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बी स्टेटमेंट है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता को बदलाव को खोजे। और तीसरा स्टेटमेंट है इतिहास व्याख्यानों के विविधों को संलग्न हो तो प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। प्रमुख समुदाय की बात नहीं होगी, सभी समुदाय की बात की जाती, तो ये तीसरा नहीं होगा। डी है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें। ये सही है, काल के अनुसार राजनीतिक कंडीशन क्या थी, इसमें अपन रख के देख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता को बदलाव खोजता है। और इतिहास का निर्माण स्रोतों के आधार पर होता है, बिल्कुल सोर्स के आधार पर इतिहास का हमको पता चलता है। तो ए बी सी जिसमें है माफी चाहेंगे, इसमें क्या नाम है, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें, ये बात सही है। और इतिहास व्याख्यानों के विविधों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय विचारों को अनुमोदित, प्रमुख समुदाय के नहीं होगा, ए सी डी नहीं होगा, ये पीछे व्याख्या कर दी गई थी। तो ए बी सी नहीं, ए वी डी राइट आंसर होगा, ए वी तथा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया। मतलब प्रदूषण रहित हवा का अधिकार
भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन रक्षा के तहत सुधार। ठीक है, जीवन रक्षा के लिए अनुच्छेद 21 में इसकी बात की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया? भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, बी सेकंड ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, तीसरा हेमके गांधी, फोर्थ राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसने किया था? विविधता में एकता ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक है, विविधता में एकता। भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते, लेकिन फिर भी राष्ट्र का एक ही धर्म है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये विविधता में एकता का नारा श्री पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर द नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड? यानी देखो, मैंने जब लोकसभा वाला जब वीडियो बनाया था, क्लास ली थी, तो उसमें बताया था कि लोकसभा से कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। अभी लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि लोकसभा से एक प्रश्न आया था कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्टेड कब हुआ था, तो 1952 में। तो ये देखो, एक ही क्वेश्चन इसमें भी आ गया। तो इसमें देखो, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन के द्वारा। 530 सदस्य सीधे राज्यों से आते हैं। ठीक है, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से आते हैं। तो इसमें 2 किसमें? तीसरे में। तो थर्ड क्वेश्चन इज द राइट आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 का क्वेश्चन है। 2006 में In 2006, in form of government in Nepal changed from monarchy to 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था। क्या हो गया था भैया? एक तंत्र हो गया था, तानाशाही हो गया था, लोकतंत्र हो गया था, अल्पतंत्र हो गया था। लोकतंत्र हो गया था। 2006 से पहले वहाँ पे राजतंत्र था, लेकिन 2006 के बाद वो लोकतंत्र लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये दिसंबर 2019 सीटेट सामाजिक पेपर सोल्व समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो और सामाजिक विज्ञान वाले पोर्शन सब्जेक्ट के पेपर सोल्व को वीडियो देखने के लिए और भी सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते रहने के लिए बने रहिए साधना शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। ओके दोस्तों, धन्यवाद।